बात, सुनो ध्यान से बच्चों, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसे पूछा है कि इसमें कितनी मोनोहाइड्रिक फिनॉल पॉसिबल हैं। अब फिनॉल क्या होता है, कोई जानता है फिनॉल क्या होता है? ये एरोमेटिक सिस्टम की नोमेनक्लेचर आपको बताई जा चुकी है और नोमेनक्लेचर कोई एंड नहीं है। अभी नोमेनक्लेचर मैंने बहुत सिंपल बताया है, जैसे असाइनमेंट खत्म होगा और बताऊंगा दूसरा असाइनमेंट दे करके लेवल 2 का, ठीक है ना। तो अभी नोमेनक्लेचर चल रहा है, लेकिन साथ में आगे और आगे बढ़ाते रहते हैं। धीरे धीरे आप नोमेनक्लेचर को कल तक खत्म करो। लेवल 1 कितने क्वेश्चन है लेवल 1 में? 70। कितने लोग ऐसे हैं जो 50 तक पहुंच चुके हैं? बॉयज में बहुत लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो ये फिनॉल है, फिनॉल ना, और इसमें एक OH है, इसका नाम होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो इस कंपाउंड में क्वेश्चन है, इसमें कितने मोनोहाइड्रिक फिनॉल पॉसिबल है। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल पॉसिबल निकालने के लिए पहले देखो कि फिनॉल की DU कितनी होती है। इसकी DU कितनी बच्चों बताओ? 4। एक तो रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, तो इसकी DU कितनी होगी? 4। तो पहली बात तो हम ये चेक करेंगे, देखो अब इसमें कंपाउंड ये नहीं कह रहा आपसे इसकी DU निकालो, कंपाउंड तो ये पूछ रहा है कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल है कि नहीं। तो पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि फिनॉल बनाने के लिए DU एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 4। अगर इस कंपाउंड की DU 3 आ जाए तो हम 0 कर देंगे सीधा, और अगर DU कंसेप्ट नहीं पता तो हम ड्रॉ करेंगे बैठ करके, उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए DU इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो अब देखो क्या इसकी DU 4 है कि नहीं है? 4 से ज़्यादा है, 4 से कम है तो आंसर 0 है। 4 है DU, चलो चेक करते हैं। सी फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, DU = 7 + 1 - m - t। m है मोनोवैलेंट एटम, 8 - 0 / 2 कितना है? 4 आ गया ना। तो इस कंपाउंड में मोनोहाइड्रिक फिनॉल पॉसिबल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने मोनोहाइड्रिक फिनॉल पॉसिबल हैं, ठीक है, कितने मोनोहाइड्रिक फिनॉल पॉसिबल हैं। तो इसके लिए क्या करो, क्यों ना ही मोनोहाइड्रिक फिनॉल पहले बना लें। देखो कैसे तरीका होता है बनाने का, बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से आपको। इस तरीके से हमने क्या किया, फिनॉल बना लिया। अब बताओ फिनॉल में कितने कार्बन हैं? 6। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में कितने कार्बन हैं? 7। लेकिन अब जो भी इसमें ऐड करना है बेंजीन में, उसको सिंगल बॉन्ड से ऐड करना है, डबल बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि DU तो सेटिस्फाई हो गई ना। तो जब DU सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपको ऐड करना है भाई सिंगल बॉन्ड। अभी एक कार्बन बचा है, एक कार्बन को किस फॉर्म में ऐड करूं मैं? CH3 के फॉर्म में, बताओ। एक ऑक्सीजन तो चला गया इसका, तो CH3 के फॉर्म में ऐड कर दिया। अब इसमें कुछ भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, कितने हाइड्रोजन थे, कितने कार्बन थे। क्यों? अगर DU सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, तो हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है। कार्बन 7 है, बिल्कुल साफ दिख जाता है। ऑक्सीजन 1 है, इसमें कार्बन 7 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? इसकी DU 4 है, ये पक्का इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, एक हो गया। अब मैं मतलब क्या है कि CH3 को मैं यहाँ नहीं लगा सकता हूँ? क्या इसकी DU 4 नहीं है? तो ये इसी का स्ट्रक्चर होगा। और क्या ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल नहीं है? मोनोहाइड्रिक तो मतलब एक OH। चलो अगर मैं इस CH3 को यहाँ लगा दूँ तो क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? ये भी इसी का स्ट्रक्चर है, यस या नो? ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। अब तुम कैसे और भी रास्ता है आपके पास, और कुछ बना सकते हो इसमें, और बन सकते हैं। देखो आप ऐसे रखिए, CH2OH लगा दो। क्या ये मोनोहाइड्रिक नहीं है? देख लो, 7 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, मोनोहाइड्रिक है, बट ये फिनॉल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए मोनोहाइड्रिक फिनॉल तो कितने बने अभी तक? 3। और आपको पता है बेंजीन में 3 ही पोजीशन हो सकती है, ऑर्थो, पैरा एंड बीटा। तो अगर आप सोचो कि मैं CH3 को इधर लगा दूं तो क्या ये रिपीट नहीं हो जाएगा? और इसको यहाँ लगा दूं तो ये रिपीट हो जाएगा? तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कितने हैं? 3। दिस इज नॉट अ फिनॉल, करेक्ट? फिनॉल तभी होता है जब बेंजीन में डायरेक्टली OH जुड़ा हो। अभी इसका बनने में बेटा एक स्पेशल कौन बन सकता है? ये वाला CH3। और ये तुमको ये मत समझ कि मुझे याद है इसलिए मैं बना रही हूँ, सब कुछ आप बना सकते हो। आप देख, आप ऐसे रखो, क्या तरीका था, आप ऐसे करते पहले बेंजीन बना लेते, है ना। और आपको पता था कि अभी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, हाइड्रोजन तो
यहाँ हो जाता है, DU सेम है तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ कर दिया, कार्बन ऐसे कर दिया, फिर कार्बन को यहाँ कर दिया और फिर कार्बन यहाँ कर दिया। इसके बाद हाइड्रोजन से क्या करो, बैलेंस कर दो। फिर इसके बाद क्या करोगे, हम कार्बन और ऑक्सीजन इसे लगा सकते हैं और फिर बाद में हाइड्रोजन लगा दो, तो खुद आपको पता चल जाएगा कैसे बनाने हैं। तो टोटल इसके 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग के साथ 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और कितने मोनोहाइड्रेट फिनॉल हैं, 3। तो मोनोहाइड्रेट फिनॉल 3 है। अब जरा बताना मुझे ये तीनों कंपाउंड कौन से आइसोमर्स हैं? 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। पता है अभी इंटरव्यू हुए थे यहाँ पर, तो उसमें एक टीचर जो बहुत ही एक्सपीरियंस उससे पूछा था कि ये इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है इस कंपाउंड में, आप लोग बताओगे? वैसे आपको मैंने इतना पढ़ाया नहीं, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है वैसे आपको पढ़ाया नहीं अभी, और आप बता भी सकते। इसमें फंक्शन को सेम दिख रहा है ना, और पोजीशन से बता नहीं पाओगे क्योंकि पोजीशन कोई मतलब ही नहीं, जब बेंजीन में कहीं पोजीशन अलग होती तो फिर बता पाते पोजीशन। यहाँ तो कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH होता है और बेंजीन रिंग से बाहर OH होता है, तो वो दोनों की केमिकल रिएक्शन अलग होती है। तो ये दोनों OH डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कई लोग इसका जवाब नहीं दे पाए थे, ठीक है ना। लेकिन ये सब बातें सब अभी आइसोमेरिज्म शुरू से पढ़ाना है। आइसोमेरिज्म आपको नेक्स्ट टेस्ट में है, इस वजह से मैं अब आइसोमेरिज्म पे ज़्यादा फोकस ना करके पहले जो अभी टेस्ट होगा उसकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। पर दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अच्छा, इसका इससे क्या रिलेशन है, फंक्शनल ग्रुप। इसका इससे क्या रिलेशन है, फंक्शनल ग्रुप। इसका इससे क्या रिलेशन है, फंक्शनल ग्रुप। क्यों, ये तो ईथर है और इसका नाम क्या बताया गया था, एनिसॉल। क्या नाम इसका, एनिसॉल। तो किसी बच्चे को ये नाम पता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम मैंने सिखाया था आप लोगों को, ना बता दे देना। कितने कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों, बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। इसके आगे OH लगा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल। Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। समझ पा रहे हो, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल एल्कोहल, ये भी बताया था। एलाइल और बेंजाइल एक दिन सिखाया था आप लोगों को। अच्छा, IUPAC नेम करना चाहते हो, बेंजाइल एल्कोहल भी करेक्ट है। अगर आप इसका IUPAC नेम करना चाहते हो तो देखो भाई, बाहर फंक्शनल ग्रुप है और तो बाहर की कार्बन चेन एक की है केवल, पर उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर कार्बन चेन तो इसी को मानोगे ना। तो ये क्या होगा, 1 फिनाइल मेथेनॉल, नहीं 1 फिनाइल मेथेनॉल। लेकिन ये कॉमन नेम इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फिनाइल मेथेनॉल, इसका नाम कहीं लिखा हुआ नहीं देखोगे, हमेशा क्या देखो, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अमाइन। अगर बेंजाइल अमाइन बनाना हो तो यहाँ पे क्या कर दोगे, NH2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल। या तो बच्चों मैंने ये बताया था इसका नाम विनाइल होता है, सीख जाओगे कोई याद करोगे विनाइल और CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2 पता है। एलाइल कार्बन का तरीका क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन से जो एग्जैक्टली कार्बन जुड़ा होता है दैट इज द एलाइलिक कार्बन, और बेंजीन कार्बन से जो जुड़ा होता है डायरेक्टली से बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। देखो जैसे ये रिंग है, बिल्कुल समझ जाओगे इस पॉइंट के बाद। जैसे ये रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन है तो क्या बच्चों, विनाइलिक कार्बन। कौन से कार्बन है, विनाइलिक, और ये कार्बन कौन से है, एलाइलिक। डबल बॉन्ड कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अंडरस्टूड, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब बेंजीन से जो डायरेक्टली जुड़ा होता है क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन को विनाइलिक, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन को एलाइलिक, और बेंजीन से अटैच कार्बन को बेंजाइलिक। इस तरह नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो बात है क्या पड़ेगी, जैसे बच्चों इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहाँ पे OH की जगह OR कर दो तो इसका नाम क्या होता है, एल्कोक्साइड। देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड, एल्काइल से एल्कोक्साइड, इसमें कोई याद की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा दूँ OCH3 इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्साइड। OC2H5 इथॉक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से इनके कॉमन नेम भी होते हैं। आलो IUPAC इसको बोलते थे एल्कोक्सी, है ना। OCH3 क्या होता है, इथॉक्सी। ये सब नेम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कोई पूछ रहे आपको कि इसका नाम क्या है, C2H5 ONA का नाम क्या है, तो सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम क्लोराइड नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा। ऐसे नेम में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब CH3ONA हो जाए तो क्या नाम हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। वो जो एल्कोक्सी होती है तो जब IUPAC आएगा तब बोलते हैं, ठीक है ना। ये अब मैं कुछ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, करेक्ट। तो DU नहीं भूलना है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको।
सभी बच्चों का IUPAC का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए फर्स्ट। देखिए करूँगा 1 बाय 1। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और यानी रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल बात नहीं, ग्राफ में नोट करना है, ग्राफ में नोट करो और उसके बाद बेयर कर लेना। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, सभी लोग इधर ध्यान दो। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब है? एक एक वर्ड को अच्छे से सुनो और फिर रफ में नोट करते रहना, इसको फेयर कर लेना तो रिवीजन हो जाएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को करने का तरीका क्या है, समझे? जैसे हम रिएक्शन को कैसे देखते हैं, रिएक्टेंट होता है रिएक्शन में और क्या होता है प्रोडक्ट। ऐसे तो डिफरेंट करते हैं बच्चों रिएक्शन को, रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन रिएक्टेंट होता है, फिर उसमें इंटरमीडिएट बनता है और फिर इंटरमीडिएट क्या होता है प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है? रिएक्टेंट से क्या बनता है इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से क्या बनता है प्रोडक्ट। और इस इंटरमीडिएट की स्टडी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना है तो पहले इस इंटरमीडिएट को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट की स्टडी करना ही ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना? अब इन तीनों चीजों में बच्चों ध्यान देना, इन तीनों में RIP में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? इंटरमीडिएट की। जो इंटरमीडिएट होता है वो थोड़ी देर के लिए बनता है और थोड़ी देर बनने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए पहले रिएक्टेंट को एक बीच के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना पड़ता है और फिर इंटरमीडिएट क्या बनता है प्रोडक्ट। अभी ये इंटरमीडिएट क्या है और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों होती है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। इन जनरल अगर मैं इसको एक एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये हमारा इंटरमीडिएट है और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट। इन जनरल ऐसा जो है ग्राफ होता है, बहुत ही कॉमन है और इसमें चेंज होता रहेगा, बट इंटरमीडिएट की एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है। अभी आपने ये नोट किया था कि स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट है ना, यही डिसाइड करता है कि कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट है, कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो है और किसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट क्या मतलब है? स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट मीन्स इट डिसाइड द रेट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इट ऑल्सो डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट क्या बताता है बच्चों? रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड होता है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट से, ठीक है ना? स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट से या इसको एक और नाम देंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट।
इतना क्लियर है? नाउ ये इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं? सो दीज intermediates can be क्या क्या सकते हैं? नंबर 1, बहुत ध्यान समझना, ज़्यादा लिखने में फोकस नहीं करो, नोट्स में भी लिखा होगा, पहले आप रफ में बाद नोट कर लेना। नंबर 1, these intermediates can be, ये इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 कार्बोकेटायन, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हो सकता है। ये इंटरमीडिएट कार्बेनाइन हो सकता है। ये इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो सकता है। ये 3 मेन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके बाद भी होते हैं जो कि मैं अलग से लिखता हूँ 4, ये हो सकता है कार्बीन, ये कहीं मेंशन नहीं है ना 11 सीरीज में, तो लेकिन रेफरेंस बुक में मेंशन होता है कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये हमारे इंटरमीडिएट हैं। और क्या हो सकते हैं इंटरमीडिएट? धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं हमेशा थोड़ी देर के लिए। अब ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट क्या हो सकता है बच्चों? कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन एक्सेट्रा। और ये क्या है? इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक बात अपने मन में रख लो, एक बात अपने मन में रख लो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीटेड विद formation of an intermediate, reactant first convert into intermediate, then intermediate convert into product। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसी भी हैं जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन बोलते हैं कंसर्टेड ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता है, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। इंटरमीडिएट सॉलिड स्टेट में हो सकता है, ये कह रहे हो आप? अच्छा, इंटरमीडिएट्स ये सॉलिड स्टेट में होता नहीं है, इंटरमीडिएट्स है, मैं पूरा लिखा नहीं। चलो पहले थोड़ा सा समझ लो, ये 3 पहले समझ लो, वो धीरे धीरे उसके बाद आगे आएंगे। एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी। कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन केटायन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आगे आएगा, इसलिए अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ। कार्बोनाइन का मतलब क्या होता है? तो जब कार्बन पे क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज, इसका नाम क्या होगा? कार्बोनाइन। फ्री रेडिकल, जब कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और कार्बीन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, बेंजाइन, धीरे धीरे अभी आएंगे ना। तो अभी वैसे बता दिए, कोई बात नहीं। अभी इसके बाद यही हमें करना है कि कैसे बनते हैं, ये कार्बोनाइन कैसे फॉर्म होता है, कार्बोनाइन कैसे फॉर्म होता है, एक्सेट्रा ना। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, रिपीट करता हूँ मैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीटेड विद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। दीज इंटरमीडिएट डिसाइड द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। These intermediates are carbocation, carbanion, free radical, carbene, benzene and nitrene. Now the next question is कि ये intermediate बनते कैसे हैं, है ना? ये तो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो हम लिखेंगे आगे, intermediates are formed by fission of bond। रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट से पहले जो बनता है दैट इज इंटरमीडिएट। तो आगे हम क्या लिखेंगे अपने आप से? इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय fission of bond fission या फिर breaking of bonds, है ना? Intermediates are formed by bond fission या fission of bond। बच्चों fission का मतलब टूटना होता है ना? Yes sir। तो बॉन्ड टूटने के बाद जो बनता है वो इंटरमीडिएट है। अच्छा बताओ बच्चों, बॉन्ड टूटने के बाद जो बनेगा वो इंटरमीडिएट है, तो क्या फिर इंटरमीडिएट की एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी? क्योंकि वो तो अनस्टेबल हुआ ना रिएक्टेंट से, और फिर टूट गया बॉन्ड, फिर वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज करने के लिए किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। इसलिए मैंने कहा कि इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से
बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? बॉन्ड का टूटना। अभी कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे बनेंगे बॉन्ड टूटने से कार्बोकेटायन, कैसे बनेगा बॉन्ड टूटने से कार्बेनाइन, कैसे बनेंगे फ्री रेडिकल एंजाइम कार्बोनाइट्राइन। तो देखो ध्यान से, बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या बच्चों प्लीज बताना? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक होता है, एक होमोलिटिकली या होमोलिटिक फ्यूजन, और दूसरा क्या बच्चों? हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक फ्यूजन और दूसरा हेटेरोलिटिक फ्यूजन। दो तरीके से बॉन्ड होता है। और चलो अब नोट करने से पहले खुद ही अपनी लैंग्वेज में आप लिख लोगे, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ कोई नहीं पूछता है, पहले समझ लो अच्छे से होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है और हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है। देखो ध्यान से, होमो मीन्स सेम, राइट। अब इसे मान लो ये है बच्चों CH3 नहीं, पहला एग्जाम्पल देता हूँ। पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको? होमोलिटिक फ्यूजन। डेफिनेशन भी आपको सुना है, होमोलाइटिक। इसमें जो लाइटिक मतलब तो क्या होता है? इसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वर्ड, लिटिक होता है। इन सभी वर्ड का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है सभी का? टूटना। ना डिस्टर्ब होती है बीच में, रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी। देखो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मैं क्यों? तो लिटिक वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना। होमोलिटिक मतलब सेम तरीके टूटना। सेम तरीके टूटने मतलब क्या होता है? जैसे कहीं पर बंटवारा नहीं होता तो बराबर बराबर, है ना, वैसे। तो होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब बॉन्ड का सेम तरीके से टूटा। अब बताओ बच्चों, जब भी ये वर्ड कभी बोला जाए, एक बात को ध्यान से सुनना, जब भी ये वर्ड बोला था कि बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना। कभी किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड किसी ने देखा है क्या? आज तक नहीं देखा। वो तो समझने के लिए हम बना लेते हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब दो एटम के बीच में अट्रैक्शन है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे एटम के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। कहीं डबल बॉन्ड है तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड से अट्रैक्शन कम है। और कहीं सिंगल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन और भी कम। ये तरीका होता है पढ़ने का। बॉन्ड वॉन्ड कहीं किसी के बीच में कुछ नहीं होते, ठीक है ना। बॉन्ड इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो जब भी बॉन्ड टूटता है तो मतलब किसी एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है। बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था क्यों? बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब टूट रहा है तो जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे? लेकर चले जाएंगे। लेकिन उसमें यह भी हो सकता है कि बॉन्ड टूटने के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई एक ही साथ लेके चले जाए। क्यों लेके चले जाए? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल लेकर जाए। तो पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। डिपेंड करता है कि उन पार्टनर में से एक पार्टनर की नियत कैसी है। अंडरस्टूड? तो देखो अगर बॉन्ड ऐसे टूटे कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलिटिक फ्यूजन। बिल्कुल सिंपल वर्ड है, कहीं कुछ याद की जरूरत नहीं है। और हेटेरो मतलब डिफरेंट। बॉन्ड ऐसे टूटे कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लेके चला जाए या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अभी आपको लिखने का मौका मिलेगा, पहले समझते रहो। देखो जैसे ये Cl2 मॉलिक्यूल है। अब Cl2 मॉलिक्यूल में Cl के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 7। तो इसने एक की शेयरिंग की है और जो 6 बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो तो उसके अपने घर के हैं। जो पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन गया उस पर फोकस करना है। बॉन्ड तो टूटने वही हेल्प करेगा ना। बताओ तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? मुझे से 2 इलेक्ट्रॉन से। अब ये बॉन्ड टूट गया। अब बॉन्ड ऐसे तो नहीं टूटता है, उनके बीच में कुछ हीट जनरेट होगी, कुछ टेम्परेचर इफेक्ट है। टेम्परेचर तो अपने आप बढ़ता है ना, अगर कोई बात होती है तो यहाँ पे क्या है कि ये बॉन्ड टूटता है एट हाई टेम्परेचर। क्या ये बॉन्ड है हाई टेम्परेचर टूटता है बॉन्ड? बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो तब कभी कोई बॉन्ड नहीं टूट जाता, ऐसे कोई रिलेशन तब नहीं ब्रेक होता है। तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर बॉन्ड टूटता है या फिर लाइट में टूटता है। और लिखना या तो लाइट में टूटता है या फिर हाई टेम्परेचर पे। तो क्या होता है? बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला गया और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला गया। जब इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको इस तरीके से दिखाते हैं हाफ एरो लगा करके।
और जब कभी भी ऐसे एरो लगाया जाए, बहुत समझना ये सब कर्ली एरो का बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब एरो ऐसे लगा होता है तो मतलब एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड के, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब हाफ लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन गया और जब फुल लगाते हैं तो दोनों गए, और जिसकी तरफ ये एरो होता है उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। देखो इसमें इधर भी इसकी तरफ भी है, इसकी तरफ भी, मतलब एक ये लेके चला गया, एक ये लेके चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन आया प्लस इलेक्ट्रॉन, पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे वो अलग बात है, ये जो अभी टूटने वाला है वो ये है। तो जब किसी स्पीसीज पर, किसी सब्सटेंस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है वो? फ्री रेडिकल। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल तो है। क्लोरीन एटम, क्लोरीन के एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 7 में 6 तो शेयर हो पाएंगे, एक तो अनपेयर्ड बचा रहेगा ना, तो क्लोरीन एटम फ्री रेडिकल है। तो ऐसे समझते हैं क्लोरीन एटम है, इसको अगर ना दिखाऊं तब भी ये फ्री रेडिकल तरह बोला जाएगा। तो व्हाट इज फ्री रेडिकल? जिसके पास एक अनपेयर्ड हो, दैट इज अ फ्री रेडिकल। करेक्ट? तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर मोल डिवीजन क्या होता है, क्या होता है इन दिस रीजन, एक क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये मैं 1 मिनट में सोच बताता हूँ कैसे लिखे इसको। In this type of fission, shared electrons are equally distributed. Shared electrons are equally distributed between the atoms. Next point लिखना, takes place at high temperature or in presence of light। ये फिजन कब होता है? हाई टेम्परेचर पे होता है या फिर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है ना। और नेक्स्ट पॉइंट में अपने आप लिखना, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस फिजन। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस फिजन, ठीक है ना। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इसको भी डिफाइन कर सकते हो, क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट। देख लो इसका फ्री रेडिकल क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर इट, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को? क्या बताऊं दोबारा? द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर इट। फ्री रेडिकल क्या पैरामैग्नेटिक होंगे? और जो पैरामैग्नेटिक होता है जनरली वो कलर्ड भी होता है। लिख लो इस बात को, दे आर पैरामैग्नेटिक, दे आर कलर्ड एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनते हैं। जैसे टेम्परेचर कम होगा, ये देखो बच्चों सुन रहे बात, जैसे टेम्परेचर कम होगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके फिर से बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे कम हुआ था और जब उनके बीच में टेम्परेचर कम हो गया तो फिर से रिलेशन बन गया, फिर से बॉन्ड हो गया। नहीं बस समझ आइए, शॉर्ट लिव्ड ना।
पैरामैग्नेटिक, कलर्ड और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, 10⁻³ सेकेंड्स के लिए मान लो, फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो फ्री रेडिकल होता है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल और नोट करते हैं, देखो ध्यान से, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इधर ध्यान दो, हाई टेम्परेचर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये टूटेगा तो इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे रीड करेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 क्या होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल, जितने भी एल्काइल होते हैं वो सारे फ्री रेडिकल ही होते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल में कार्बन के sp2 वाइब्रेशन है, इट इज प्लेनर, ठीक है, sp2 है प्लेनर। चलो जल्दी से मुझे बताना है, फ्री रेडिकल के नोमेनक्लेचर आते हैं, फ्री रेडिकल के नोमेनक्लेचर में बताइए ये कैसा, इस फ्री रेडिकल का क्या नाम होगा, इथाइल फ्री रेडिकल, क्या नाम होगा इसका, इथाइल फ्री रेडिकल। इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल या सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है सभी को, बताओ। अच्छा ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी। ये कैसा है, इसका नाम देखो, ये कैसा फ्री रेडिकल है, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, नहीं टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, इस तरह बहुत से नाम होते हैं। अगर आपको बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनाना तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, CH2, और यहाँ पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, करेक्ट। अब आते हैं हेटेरोलिटिक फिजन पे। हेटेरोलिटिक फिजन, इस फिजन में क्या होगा कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ही के पास रह जाए या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो पहले लिख लेते हैं, चलो, बॉन्ड ब्रेक्स इन सच मैनर that shared electron unequally distributed between the atoms. Shared electron unequally distributed between the atoms. ठीक है, जैसे बच्चों देखो थोड़ा समझ लो, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। CH3Cl है, इस फिजन के बाद में बारे में एक बात और कि ये फिजन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बनता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें कि प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन और पोलर का मतलब ये है कि उसके अंदर एक्सप्रेस देने टेंडेंसी, या ऐसे कह लो कि ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, वो सारे पोलर प्रोटिक होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या ले लिया हमने, वाटर, क्या ले लिया, वाटर। आगे कल ये से स्टार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हीट किया हमने तो क्या होता है बताओ। क्लोरीन और मिथाइल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है,
फ्लोरीन की। तो ये ज़्यादा से पावरफुल है। ये क्या करता है, ट्रिकिंग करता है और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। एक तो इसका खुद का था और एक किसका था, कार्बन का, वो भी लेके चला गया। तो क्या Cl के पास कितने एक्स्ट्रा आ गए? एक तो एक्स्ट्रा है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा है उसमें क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इसका एक का लॉस में हो गया, तो क्या बनेगा CH3 पे पॉजिटिव और इसमें क्या हो गया नेगेटिव। इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। ये दिख रहा है मैंने एक बार बस मैं पहले से स्टार्ट करूंगा। अगर जो भी कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है, जब वो ज़्यादा पावरफुल एटम जुड़ा हो, जैसे कि मेटल। अब तो सोडियम और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, कार्बन में। तो इस बार इसको फायदा हुआ, इसने सेट करने के लिए इस बार देखो एरो में दिखा रहा हूँ, फुल एरो है ना ये। और एरो किधर जगह जाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं आते हैं, जिसकी तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी तरफ आती है भी लेके सही से ना, उसी तरफ ये एरो साइन होना चाहिए। देखो ऐसे किया हमने, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये बात समझ में, तो ये है कार्बोकेटायन और ये था कार्बेनायन। कल इनकी फॉर्मेशन और